नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आई हूं जो हर वक्त हमारे सिर के ठीक ऊपर मौजूद है, लेकिन हमारी नज़रों से पूरी तरह ओझल रहता है। हम उस इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अदृश्य बुनियादी ढांचे को डिकोड करने वाले हैं, जिस पर हमारी पूरी मॉडर्न लाइफ टिकी हुई है, और वो है सैटेलाइट। अंतरिक्ष के उस सन्नाटे में पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर ये मशीनें 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। सच कहूं तो इनके बिना हमारी आज की दुनिया एक पल भी नहीं चल सकती। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय की गहराइयों में चलते हैं और इस अदृश्य दुनिया के रहस्यों को समझते हैं। इस पूरी चर्चा को एकदम क्रिस्प और क्लियर रखने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे कि आखिर सैटेलाइट्स हैं क्या, फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, इनके अलग अलग प्रकार क्या हैं, हमारी डेली लाइफ में इनका क्या रोल है, और अंत में हम अंतरिक्ष के कुछ सबसे ऐतिहासिक कदमों पर नजर डालेंगे। तो आइए सबसे पहले बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ये अदृश्य मशीनें जिन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं, वो हैं क्या? चांद जैसे नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में तो हमें पता ही है, पर यहाँ हम पूरी तरह से मानव निर्मित यानी मैन मेड मशीनों की बात कर रहे हैं। इन मशीनों को पावरफुल रॉकेट्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है, ताकि ये पृथ्वी या किसी दूसरे ग्रह की कक्षा, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, उसमें चक्कर लगा सकें। अब सोचने वाली बात यह है कि स्पेस के उस गहरे, ठंडे और अंधेरे वातावरण में इन मशीनों को चलने की एनर्जी कहाँ से मिलती है? इसके लिए ये पूरी तरह से बड़े बड़े सोलर पैनल्स पर निर्भर होती हैं। ये पैनल्स सूरज की रोशनी को सोखकर उसे इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं, जो सच में इन मशीनों के लिए एक लाइफलाइन का काम करती है। अब जब बेसिक डेफिनेशन क्लियर है तो दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आखिर अंतरिक्ष में ये पूरा विज्ञान और मैकेनिज्म काम कैसे करता है? एक सैटेलाइट के काम करने के इस पूरे प्रोसेस को हम इन 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है लॉन्च और ऑर्बिट। एक रॉकेट सैटेलाइट को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर धकेलता है। सही ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींचता है और सैटेलाइट की अपनी स्पीड उसे आगे बढ़ाती है। इन दोनों के परफेक्ट बैलेंस से वो अपनी कक्षा में सेट हो जाता है। दूसरा स्टेप है सोलर पावर से खुद को एक्टिवेट करना। तीसरा और सबसे क्रूशियल काम है सिग्नल प्रोसेसिंग। और चौथा स्टेप है ग्राउंड स्टेशन रिले, जहां जमीन पर लगे बड़े बड़े डिश एंटीनाज इन सैटेलाइट्स के साथ लगातार कम्युनिकेट करते हैं और डेटा एक्सचेंज करते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करें तो इसमें ट्रांसपॉन्डर नाम के एक खास उपकरण का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, जब पृथ्वी से कोई सिग्नल स्पेस में भेजा जाता है तो हजारों किलोमीटर का सफर तय करते करते वो सिग्नल एक बहुत ही कमजोर फुसफुसाहट जैसा बन जाता है। ट्रांसपॉन्डर इसी कमजोर सिग्नल को कैच करता है, उसे एम्पलीफाई करके कई गुना ताकतवर बनाता है और फिर उस स्ट्रॉन्ग सिग्नल को वापस जमीन पर किसी दूसरी जगह बीम कर देता है। बिना इस तकनीक के आज के इस मॉडर्न कम्युनिकेशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलिए अब अपनी चर्चा के तीसरे हिस्से पर आते हैं और समझते हैं कि सैटेलाइट्स कितने प्रकार के होते हैं और इनकी कक्षाएं यानी ऑर्बिट्स कैसे काम करती हैं। दरअसल एक सैटेलाइट पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, वही तय करता है कि उसका असली काम क्या होगा। पहले बात करते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की। ये पृथ्वी से लगभग 35,786 किलोमीटर की बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सैटेलाइट्स बिल्कुल पृथ्वी के घूमने की स्पीड के साथ चक्कर लगाते हैं। इसलिए जमीन से देखने पर वे आसमान में हमेशा एक ही जगह रुके हुए लगते हैं। टीवी सिग्नल्स के लिए ये परफेक्ट हैं। इसके ठीक उलट लो अर्थ ऑर्बिट या LEO है, जो सिर्फ 300 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। यहाँ सैटेलाइट्स बहुत तेजी से चक्कर लगाते हैं। क्योंकि ये सतह के इतने करीब हैं, इसलिए फास्ट इंटरनेट सर्विसेज देने और पृथ्वी की बारीकी से निगरानी करने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं। अब तक हमने विज्ञान की बात की, पर इसका हमारी डेली लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है? आइए चौथे हिस्से में इसे समझते हैं। अब खुद सोचिए, जब भी हम फोन में कोई मैप ऐप खोलते हैं तो वो GPS नेविगेशन सीधा स्पेस में मौजूद इन्हीं सैटेलाइट्स से जुड़कर हमें रास्ता दिखाता है। दुनिया के ऐसे रिमोट इलाके जहां कोई केबल नहीं पहुंच सकती, वहां इंटरनेट इन्हीं की मदद से पहुंचता है। यहाँ तक कि भयंकर तूफानों या बारिश की जो सटीक भविष्यवाणी हमें मिलती है, वो भी इन्हीं की बदौलत है। और हाँ, नेशनल सिक्योरिटी के लिए सीमाओं की सैन्य निगरानी करने में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर आसमान में ये मशीनें कुछ पल के लिए भी काम करना बंद कर दें तो जमीन पर हमारा पूरा सिस्टम लिटरली ठप पड़ जाएगा।
इन सब एडवांस टेक्नोलॉजीज को देखने के बाद इतिहास को पीछे मुड़कर देखना और भी दिलचस्प हो जाता है। तो अपने आखिरी हिस्से में हम स्पेस की कुछ ऐतिहासिक शुरुआत को देखते हैं। ये टाइमलाइन हमें याद दिलाती है कि इंसानियत ने कितनी लंबी यात्रा तय की है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 था, जिसे 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। हैरानी की बात तो यह है कि वो महज एक बीच बॉल के आकार की एक छोटी सी मेटल की गेंद थी, जिसने पहली बार अंतरिक्ष से बीप बीप का सिग्नल भेजा था। वो सच में गेम चेंजर मोमेंट था। और अगर हम भारत की बात करें तो 19 अप्रैल 1975 वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट स्पेस में भेजा था। भारत के इस पहले सैटेलाइट को हमारे प्राचीन काल के महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट का नाम दिया गया था। सबसे ज्यादा गर्व की बात ये थी कि इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया था। हाँ, उस समय लॉन्च के लिए सोवियत संघ की मदद ली गई थी और इसे सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। भारत के विज्ञान और तकनीकी सफर का ये एक बहुत ही शानदार माइलस्टोन था। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे जहन में जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो यही है, 1957 में अंतरिक्ष में भेजी गई महज एक अकेली छोटी सी मशीन से शुरुआत करके आज हमारे पास पूरी पृथ्वी को घेरे हुए हजारों सैटेलाइट्स का एक इतना विशाल नेटवर्क मौजूद है। हम नेविगेशन, सुरक्षा और कम्युनिकेशन के लिए पूरी तरह से इन पर निर्भर हैं। इस रफ्तार को देखते हुए क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में अंतरिक्ष की और कौन सी नई सीमाएं टूटने वाली हैं? क्या अगला कदम दूसरे ग्रहों पर इंसानी बस्तियों के लिए ऐसा ही संपर्क जाल बिछाना होगा? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही मैं आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देती हूँ। उम्मीद है आपको इस अदृश्य दुनिया को समझने में मजा आया होगा। अंतरिक्ष के रहस्य और हमारी खोज दोनों ही अनंत हैं।